जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, जानते हैं आरपीएफ, एसआई और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेक्नीशियन का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अब उनकी लगभग एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। दिसंबर में आसपास आपका सभी एग्ज़ाम हो जाना है। दिसंबर में सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, तो लगातार एक जब रेलवे की बात आती है तो साइंस का एक अहम रोल आ जाता है। अधिकतर साइंस को लेकर लोग डरने लगते हैं, तो आज उसी साइंस के डर को हम समाप्त करने वाले हैं मित्र। तो आज हमारी क्लासेस होंगी साइंस से रिलेटेड। जो आपका एक डर बन रहा है उसको हम ख़त्म करेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। अब रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी साइंस को लेकर, तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये पहली क्लास है, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम 2 से 3 क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। देख सकते हैं आप कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा पहला प्रश्न है? गैलियम तत्व। गैलियम तत्व के बारे में अगर हम बात करें मित्र, तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा है। ऑप्शन दिए हैं 31, 34, 44 और 45। आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें 45 का, तो 45 होता है रोडियम का। किसका मित्र? तो आप बता देंगे रोडियम का। 45 हो जाएगा रोडियम का। वहीं अगर हम बात करें मित्र 44 का, तो होता है मित्र, आप बता देंगे किसका होता है? रुथेनियम का। किसका? रुथेनियम का। 44 होता है रुथेनियम का। अब आगे बचते हैं 34 और 31। 34 की बात करें प्यारे मित्र, तो ये होता है सिलेनियम का। किसका? तो सिलेनियम का नियम। चौथा होता है सिलेनियम का। 31 नंबर किसका होता है? तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो आप बता देंगे गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। जबकि हम चर्चा करें कि ये जो है आखिरी ऑप्शन 45 किसका होता है मित्र? तो रोडियम का होता है। जबकि 44 रुथेनियम का होता है और 34 सिलेनियम का होता है। ये जो गैलियम मित्र पाया जाता है, जो ये हाथ की नॉर्मल गर्मी जो होती है इससे पिघल जाता है। इसको आप याद रखेंगे। आइए मित्र आगे हम चर्चा करते हैं। शायद कलर चेंज करने की आवश्यकता है, हम कलर को चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर बढ़िया रहेगा मित्र? तो आप इस कलर को ट्राई करें। नहीं, ये नहीं सही होगा, ये रेड ही ज़्यादा बढ़िया रेड पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से दिखाई देगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है मित्र? हम आगे चर्चा करते हैं अगला प्रश्न पर। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? जो हमारी पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या स्त्रावित करती है? वो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिसके ऑप्शन रहे प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन मेलाटोनिन और चौथा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों पर हम चर्चा करेंगे क्या क्या हो सकता है। कौन सी ग्रंथि पूछ रखा है प्यारे मित्र? तो पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछा है। तो अगर हम बात करें पश्च पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन को स्त्रावित करती है। आप इसको याद रखेंगे। यानी विकल्प इसमें कौन सा सही है? तो विकल्प डी सही है। अगर इस ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें, इसको पितोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितोसिन भी कह देते हैं। तो आप इसको भी याद करके चलेंगे। क्या मित्र? तो इसको कह दिया जाता है पितोसिन। ये पितोसिन जो होता है बच्चों के जो होते हैं जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों में जो है संकुचन पैदा करता है। कब? जब ये महिलाओं में पाया जाता है सबसे पहला बात, तो अब इसको याद रखेंगे। ये जब महिलाएं गर्भधारण करती हैं गर्भाशय के समय, जो उनकी मांसपेशियां होती हैं जो उनमें संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं उनमें, मतलब एक तरह से बच्चे के जन्म के लिए एक माहौल तैयार करना, वो होता है मांसपेशियों जो संकुचन हो जाता है, बटुरती हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए बच्चे को, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब एक कब होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है, गर्भाशय में आता है, तो बच्चे के जन्म के लेने के बाद तक इसमें जो दुग्ध स्त्राव होता है महिलाओं में, वो इसी के थ्रू हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे किस काम में लिया जाता है इसको? तो बच्चों के जन्म के समय और जन्म के थोड़े समय तक बाद महिलाओं में जो दुग्ध निकलता है, तो इसी हार्मोन के मदद से दुग्ध का स्त्राव होता है। आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मित्र, इसमें दे रखा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें मित्र, एस्ट्रोजन के बारे में, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव
ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। एक ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। इसके बारे में बात करें तो इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कार्पस लुटियन द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्पस किसके द्वारा मित्र? आप बता देंगे। कार्पस और आगे मित्र बता देंगे कार्पस और होगा लुटियम कार्पस लुटियम द्वारा। मित्र आप लोग जल्दी सपोर्ट करें मित्र, हमारे पास थोड़ी अभी जानते ही सुविधाएं कम है। जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी हम एक बहुत बढ़िया से इस क्लास को ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अपने मित्र भाई बहन में ज़रूर शेयर करें, आपकी मदद से ही इसमें और अच्छे सुधार किया जा सकता। तो आगे हम बात करते हैं। अब अगले प्रश्न पर हम चलें। हमारा मित्र अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा जो कहता है मित्र, पत्तियों में एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वो संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। क्या दे रखा है? पत्तियों में एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प को निकलने के लिए और गैसीय अंतरण गैस को अंदर जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, कौन सी हैं? स्ट्रिएटेड विली स्टोमेटा क्रोमैटिन ये दी गई हैं प्यारे मित्र। तो आइए अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? जो पत्तियां होती हैं एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। कौन सा? स्टोमेटा होंगी, जो एपिडर्मिस में पाई जाने वाली एक प्रकार की संरचना होती हैं जो जो पेड़ पौधों के जैसे हम लोगों में पसीना निकलता है वैसे पेड़ पौधे भी अपना एक तरह से कह सकते हैं पसीना निकालते हैं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। तो वाष्प का उत्सर्जन जो होता है इस स्टोमेटा के माध्यम से होता है और इसके थ्रू हमारे जैसे हम गैस अंदर ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधे भी गैस को अंदर ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा ये पूरी प्रक्रियाएं की जाती हैं। आगे हम बात करने पौधों में उपस्थित जल का पौधे के वायवीय भागों में रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप जानते होंगे पत्तियां, आप देखे होंगे पत्तियां जो होती हैं हमारी ऐसे उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी छिद्र में मित्र क्या होता है? वाष्प उसी छिद्र के माध्यम से होकर निकल जाता है और उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, वो पेपर के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आगे प्रश्न आएगा तो हम उसमें इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न पूछा गया है। जो हमारा आधुनिक जीवाणु विज्ञान है इसका जनक कौन है? तो ऑप्शन दे रखे हैं बोनबेयर, आर मिश, एडवर्ड जोनर और रॉबर्ट कोच। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? अगर हम बात करें आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक जो हैं रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्र? तो आप बता देंगे किसको कहा जाएगा? तो रॉबर्ट कोच को कहते हैं। यानी हमारा जो विकल्प सही होगा हमारा कौन सा विकल्प? विकल्प डी 100% सही होने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ विज्ञान और उनके जनक जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक। आगे बात करें वनस्पति विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं थियोफ्रेस्ट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं मित्र? थियोफ्रेस्ट कहे जाते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे मित्र। कौन कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्ट कहे जाते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मित्र, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो मतलब अगले प्रश्न क्या, और विज्ञान के जनक जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जे मेंडल का नाम आता है। किसका? जे मेंडल के बारे में अगर हम मित्र बात करें, जे मेंडल को मित्र अनुवांशिकी का विज्ञान का जनक कहते हैं। कौन सा विज्ञान? अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कह दिया जाता है? तो जे मेंडल को कह दिया जाता है।
वहीं अगर हम बात करें अगला नाम आएगा मित्र किसका आता है, तो हम बात करेंगे अगला नाम जो आएगा, आगे हम बात करेंगे हिप्पोक्रेट्स का। किसका? हिप्पोक्रेट्स का। आप थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, अब आपके पेपरों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में बात करें तो इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। किसका जनक? चिकित्सा का जनक कह देते हैं। आगे आता है के लैंड स्टीनर का नाम। किसका नाम बताएंगे मित्र? तो के लैंड स्टीनर का नाम। अगर आप पढ़ते रहे होंगे, साइंस से आपका लगाव रहा होगा, तो के स्टीनर का नाम आप निश्चित ही सुने होंगे। के स्टीनर को रक्त समूह का जनक कहा जाता है। किसका? रक्त समूह का जनक कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए रक्त समूह का जनक कौन है, तो आप बता देंगे के लैंड स्टीनर है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए मित्र रक्त परिसंचरण के जनक, देखिए रक्त समूह का जनक तो के लैंड स्टीनर का कहा गया, लेकिन रक्त परिसंचरण का जनक पूछ लिया जाए, किसका? रक्त परिसंचरण का जनक अगर पूछ लिया जाए तो मित्र कौन होंगे? तो विलियम हार्वे का नाम आएगा। किसका नाम? तो आप बता देंगे विलियम हार्वे का नाम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने बात की आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, यहाँ पे हमने चर्चा की। आगे हमने चर्चा की वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट हैं, अनुवांशिकी के जनक जे मेंडल हैं, चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं, रक्त समूह के जनक के लैंड स्टीनर हैं, वहीं रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आएंगे मित्र, ताकि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं। पूछा क्या गया है, देखिए थोड़ा सा हमारे पास सीमित संसाधन है मित्र। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे ना, तो हम निश्चित ही आपके एग्जाम से पहले बहुत जल्द ही बहुत अच्छी व्यवस्था लेकर आएंगे मित्र। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपने मित्र भाई बहन में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप भी हमें सब्सक्राइब कर लें, डेली क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और साइंस का डर हम गारंटी लेते हैं कि साइंस का डर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? प्रश्न क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है। तो अगर हम IUPAC नाम की बात करें मित्र, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ब्यूटेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, एथेडिनोइक अम्ल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की अगर हम संरचना की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला हम कह सकते हैं क्या होता है, तो हम बता देंगे COOH। ये होता है किसका फार्मूला? तो आप बता देंगे ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है। अगर हम बात करें इसके प्यारे नाम मित्र, इसका जो IUPAC नाम होगा एथेनेडोइक अम्ल, यानी एथेनेडिओइक एसिड हम इसको कह सकते हैं। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा विकल्प इसमें डी सही होने वाला है। तो आप डी के साथ जाएंगे। आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लें मित्र। अगर उसी महत्वपूर्ण बिंदु में बात करें, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो आप देखते होंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो आप इसको भी नोट करके चलेंगे। तो वहाँ पर क्या बताएंगे आप? टमाटर में। और हम बात करते हैं मित्र, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें दे रखा है मेथेनोइक अम्ल। अगर मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में दे रखा है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर दे रखा है, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? जो हमारी चींटियाँ होती हैं, देखिए चींटियों के जो डंक होते हैं, उनमें जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताएंगे मेथेनोइक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। तो आप इसको भी एक तरह से नोट करके रखेंगे, मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाएगा? चींटियों के डंक में पाया जाता है। तो आगे इसी क्रम में बात करें, अगला जो पूछा जा सकता है एडिपिक अम्ल का, यहाँ पर दे रखे हैं हेक्सेनेडिओइक अम्ल। अगर इसके बारे में बात करें, एडिपिक अम्ल एक अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं एडिपिक अम्ल।
एडिपिक अम्ल के बारे में बात करें तो हेक्सेनेडियोइक अम्ल को एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम हो जाता है। आप इसको आप याद रखेंगे। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न मित्र क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका फार्मूला होता है, का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? ये हमारा जो प्रश्न है पूछा गया है। तो अगर हम इसके आयनीकरण नियतांक के बारे में बात करें, इसका जो आयनीकरण नियतांक होता है मित्र, अगर इसको देखा जाए तो 1.74 गुणे 10 की पावर -5 होता है। इसको आपको नोट करके रखना है, आप इसको याद ही कर सकते हैं मित्र। आगे हम बात करते हैं कुछ और अम्ल जिसके आयनीकरण नियतांक क्या हैं उनके बारे में हम बात करें, जो पेपर में पूछे जाते हैं। 5-6 ही हैं, पूछे लगातार जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फार्मिक अम्ल के बारे में। हमारा पहला जो बिंदु होगा, हम फार्मिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। पहला फार्मिक अम्ल। अगर हम बात करें फार्मिक अम्ल का कितना होता है मित्र, तो उसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम उसी संदर्भ में बात करेंगे मित्र। चलिए फार्मिक अम्ल के संदर्भ में अगर हम बात करें 1.8 × 10 की पावर -4 इतना होता है किसका? 1.8 × 10 की पावर -4 किसका? फार्मिक अम्ल का। अगला जो है मित्र, अगले के बारे में हम बात करें, हमारा अगला होगा कार्बोनिक अम्ल। कौन सा मित्र? कार्बोनिक। अगला क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल के बारे में हम बात करते हैं मित्र। ये थोड़ा कलर सही नहीं दिख रहा है, इसमें देखें। चलिए हम आगे, कार्बोनिक अम्ल इसका होता है 4.3 × 10 की पावर -7 होता है। आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अगले के बारे में मित्र। तो हमारा जो अगला है, अगर अगले के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अगला आता है फॉर्मूलिक अम्ल, जिसका होता है 7.5 × 10 की पावर -3। आप थोड़ा सा नोट करके खुद चलेंगे, थोड़ा बहुत लिखते हुए। अगला होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, 6.8 × 10 की पावर -4 होता है। हाइड्रोजन साइनाइड 4.8 × 10 की पावर -10। हमने जितना बताया, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इनफ है, आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इसके अतिरिक्त नहीं पूछा जाता। आगे हम बात करते हैं, अगला है मित्र संवेग ज्ञात करने का सूत्र। यानी एक तरह से पूछा है संवेग का, आपको क्या बताना है मित्र? आपको संवेग का फार्मूला बताना है। तो हम इस फार्मूले के संदर्भ में बात करें, वेग अपान द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटे वेग होता है, या द्रव्यमान इंटू वेग त्वरण होता है, या त्वरण द्रव्यमान इंटू वेग होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं मित्र। हम देखेंगे क्या होता है। अगर हम बात करें संवेग का जो फार्मूला होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, और मित्र द्रव्यमान यानी मास और वेग को हम V से निरूपित कर देते हैं। यानी क्या हो जाएगा? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। यानी हमारा कौन सा विकल्प? हमारा विकल्प जो मित्र सही होने वाला है D होगा। कौन सा विकल्प? D होता है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं इसका और भी फार्मूला यहाँ पर देख लिया जाए। कुछ फार्मूले महत्वपूर्ण जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में हम, अगर हम बात करें द्रव्यमान इंटू त्वरण दिया गया है, द्रव्यमान F इंटू कितना दिया गया है? त्वरण। त्वरण 1 से निरूपित करते हैं, एक इसका फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान को m से यानी मास इंटू त्वरण दिया गया है, त्वरण को a से, m इंटू a जो होता है किसका फार्मूला होता है? तो आप बता देंगे बल का, फोर्स का। यानी किसका फार्मूला आ जाएगा? पूछ लिया जाए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अगला जो दिया गया है मित्र, आगे हम बात करते हैं। आगे कुछ फार्मूला और देख लें। कार्य का फार्मूला यानी वर्क, W बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, वर्क दिए रखा है यानी कार्य। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल यानी फोर्स, F इंटू विस्थापन। विस्थापन किससे? यस से निरूपित करते हैं, यानी W बराबर F इंटू यस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एक फार्मूला हो सकता, और फार्मूला पढ़ते चलें।
क्या हो जाएगा? अगर पूछ लिया जाए शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है जिसको P से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कार्य यानी W बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी T या एरिया कह सकते हैं, A से हम डिनोट कर देते हैं। इसको हम A से डिनोट करते हैं। क्या करेंगे? A से निरूपित कर देते हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण फार्मूले जो आज हमने 7 प्रश्नों के बारे में बात की। तो हमारी क्लास लंबी हो जा रही है, लगभग 20 मिनट की हो चुकी है क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को शेयर करें। अगर हाँ 20 साथी को आप अगर शेयर कर देते हैं, 20 साथी इस वीडियो से जुड़ जाते हैं हमारी क्लासेस में, तो हम ये क्लासेस करीब 1 घंटे की लेंगे और डेली सॉल्यूशन इसका कराते रहेंगे। ऐसी हम रेगुलर क्लासें मिलेंगी। इसलिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दें। और रेलवे में जो साइंस का डर बना है, इन 50 दिनों में हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।